प्रभा खेतान फाउंडेशन और नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री सवन द्वारा आयोजित कलम की इस ट्रिपल श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही खुशी के दिन है कि आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर शमा शर्मा। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा राजस्थान यूनिवर्सिटी साइश की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में बच्चों, महिलाओं और पर्यावरण से संबंधित सैकड़ों लेख प्रकाशित। CITT के लिए बहुत से कैसेटों और फिल्मों का लेखन किया। टेलीफिल्म गांव की बेटी दूरदर्शन से प्रसारित हुई है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास इरावती का नाट्य रूपांतरण आकाशवाणी के नेशनल चैनल से प्रसारित। दूरदर्शन तथा अन्य चैनलों के सैकड़ों कार्यक्रमों में भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय NGO पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क और प्रसार भारती आकाशवाणी महानिदेशालय की ओर से बनाए जाने वाले धारावाहिक तरु की लेखिका। शमा शर्मा जी 37 वर्षों तक हिंदुस्तान टाइम्स की बाल पत्रिका लंदन से जुड़ी हुई हैं। कार्यकारी संपादक के पद से अवकाश प्राप्ति के बाद इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इन्होंने 17 बाल उपन्यास, 12 बाल कहानी, 8 कहानी संग्रह और 4 उपन्यास लिखी हैं। इनमें से कुछ विशेष हैं काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियाँ, थैंक यू सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज, 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखती पलटकर। इनकी उपन्यास बात अभी खत्म नहीं हुई जागरण के बेस्ट सेलर सूची में शामिल है। पराठा ब्रेकअप हाल ही में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 3 बार पुरस्कृत, नेमप्लेट कहानी संग्रह पर कृति पुरस्कार, बाल कल्याण संस्थान कानपुर का बाल साहित्य पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य पर लली प्रसाद पांडे पुरस्कार, गाजियाबाद का पत्रकारिता भूषण पुरस्कार। आपका कलम के मंच पर स्वागत है। इनसे बातचीत कर रही हैं रांची की एहसास वुमन पूनम आनंद। आपको मंच पर पूनम जी रांची की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर है। आप दोनों से अनुरोध है कि इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पहले तो कलम और अन्विता और आप मेरे सब परिजन, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतने लंबे जीवन में मैं दूसरी बार पटना आई हूँ। पहली बार रत्नेश्वर जी यहाँ हैं, उन्होंने बुलाया था, और दूसरी बार अब अन्विता से मैंने कहा जब उनका फ़ोन आया कि भाई मेरा गंगा देखने का मन है, लेकिन शायद इस बार संभव नहीं होगा। किसी शहर में आप चाहे कम जाएं, लेकिन कभी कभी उस शहर से आप बहुत इमोशनली जुड़े रहते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि मैं 3-4 साल की थी तो मेरे पिताजी यहाँ आए थे, और वो अक्सर शाम के वक्त गंगा जी के किनारे बैठते थे। फिर वो यहाँ से मुजफ्फरपुर गए थे और वहाँ से लीचियाँ लाए थे और छोटे केले लाए थे। लीचियाँ मैंने तब पहली बार खाई थी। तो एक, अब उनको गुजरे 50 साल हो चुके हैं, तो एक पटना से लगाव इस वजह से। दूसरे JP मूवमेंट की याद। मेरे बड़े भाई बहुत ही कट्टर समर्थक थे जयप्रकाश जी के आंदोलन के, और वो तरह तरह की बातें, पटना से कई लोग, वो चूँकि खुद पढ़ाते थे तो पटना में उनके बहुत से मित्र लोग, बिहार में। तो इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके बहुत प्रिय कवि, उनसे
कुरुक्षेत्र मैंने तब पढ़ा जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ती होंगी। फिर उर्वशी, रश्मिरथी आदि। मेरे बड़े भाई भी नहीं हैं दुनिया में, तो उनकी वजह से भी पटना और बिहार मेरी स्मृतियों में। लालू जी, मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में थी और तो हमारे यहाँ लॉबी में टेलीविजन सेट्स लगे हुए थे, तो लालू जी जब बोलने आते थे तो हम सब बिल्कुल बच्चों की तरह लॉबी में दौड़ते थे, क्योंकि लालू जी जैसा वक्ता हम सब आज भी बहुत, जिसको कहना चाहिए, बहुत बड़े फैन हैं लालू जी। और सबसे अंतिम बात आपके शहर की, वो लड़की जो मेरे घर में आई, मेरी बहू, उसका ननिहाल है यहाँ पर, उसके नजरिए से मैंने पटना को देखा। ननिहाल की यादें कितनी मीठी होती हैं, उसकी आंखों से मैं यहाँ तक पहुंची, उसकी आंखों से मैं मेहर जी तक पहुंची। मेहर जी उसके सगे मामा हैं। तो पटना के बारे में आप सबका धन्यवाद, इतने मीठे, इतने प्यारे शहर। अभी उषा जी कह रही थी कि हम लोग बात कर रहे हैं मैथिली में, तो मैंने कहा कितनी मीठी वाणी है, मुझे कम समझ में आएगी लेकिन बोलने में बहुत अच्छी लग रही है। और उषा जी के बारे में भी एक बार, वो चाहे मेरी उनसे कम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो और मैं सारिका के नवलेखन विशेषांक में 1989 में मेरी और उनकी कहानी पहली बार छपी थी। धन्यवाद। धन्यवाद शमा जी, आभार आप सभी का कि आप लोगों के प्यार ने मुझे भी पटना बुलाया। रांची से चल के आई हूँ और शायद जैसा इन्होंने बताया वैसे ही पटना मैं कई वर्षों के बाद आज आई हूँ। जब मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तब मैं 10th में पढ़ती थी, तब आई थी और उसके बाद आज आ रही हूँ। शायद इसी धागे ने हम दोनों को बुला लिया आज यहाँ पे। ये मेरा सौभाग्य है और मैं शुरुआत में ही आप सबों से और शमा जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी यदि मुझसे कहीं भी कोई गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े वक्ता और लेखक यहाँ बैठे हुए हैं। शमा जी से बातचीत करना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जैसा कि मैं साहित्य की बात अगर करें तो बहुत गहरी साहित्य में मैं नहीं डुबकी लगा पाई कभी भी, लेकिन हाँ, इस आयोजन को करने का दायित्व मुझे हमेशा से मिला है और मैं आयोजन करती आई हूँ। और आज आपसे बात करते हुए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए। सवाल सबसे पहले एक सीधा सा सवाल तो शायद आपसे सब पूछते होंगे कि आपने अपनी पहली रचना या कोई भी कुछ भी लिखा होगा, वो सबसे पहले कब लिखा था और लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? पहली रचना पूनम जी, पहली रचना बहुत दिलचस्प है, लेकिन वो कहानी नहीं थी। हुआ यूँ कि मैं गांव में ज़मीन पर लेटी हुई थी। गांव का घर जैसा वो कच्चा, हाँ, लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी कि घर में एक बड़ा सा रेडियो था जो मेरे भाई की शादी में मिला था। तो मैं ज़मीन पर लेटी हुई थी, बहुत धूप थी और उस समय भी गांव में गर्मी लगती थी, बिजली वगैरह तो नहीं होती थी। तो रेडियो पर खबर सुनी कि 1975 की बात कर रही हैं और ये 26 जून की तारीख थी और उसमें खबर सुनी कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, 1975 की बात है। तो मैं जो उस समय BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो पता नहीं मुझे क्या सूझा कि जो घर की अलमारी थी जिसमें हमारे बचपन की कॉपीज रखी हुई थी जब मैं दिल्ली नहीं आई थी उससे पहले के, तो उसमें से कागज फाड़े, पेन उठाया और लिखने लगे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के बारे में। 17-18 साल की लड़की जो भी कुछ लिख सकती है, लेकिन वो क्योंकि उन दिनों ये चीज़ें बाहर आ रही थी
हमारी पीढ़ी की लड़कियां पढ़ रही थी, मेरी माँ से अगली पीढ़ी। तो वो लिखा और फिर कहीं से ढूंढ के पता निकाला अमर उजाला अखबार का, और अमर उजाला में वो हाथ का लिखा लेख भेज दिया मैंने। तो 3-4 दिन बाद जो मेरे बहनोई थे वो घर आए और कहने लगे, मेरे घर का नाम गुड़िया है, गुड़िया तुमने कोई लेख लिखा था? तो मैंने पूछा हाँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा तो लेख छपा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि किसी अखबार के एडिट पेज पर बिल्कुल कच्ची पक्की हैंड राइटिंग में, लेकिन चूंकि विषय नया था, उसी वक्त घोषणा की थी यूएन ने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होगा, तो वो लिख दिया और वो छप गया एडिट पेज पे, और 10 रुपये भी मिले। और उस समय 10 रुपये में आप 10 दिन बिता सकते थे, 10 रुपये की ये हालत थी। तो समझ लीजिए कि शायद वहाँ से एक कोई चीज़ जो थी वो दिमाग में आ गई और शुरुआत हो गई। तो कहानी नहीं थी, पहला लेख था, और एक तरीके से अमर उजाला को इस बात का हो जाता है कि उन्होंने मुझे इस तरह की एक चीज़ करने को दी। आपको अपने उस लेख क्या कोई भी एक पंक्ति या कोई ऐसी चीज आपको याद है? हाँ बिल्कुल, हम मुझे लगता है हम सब सुनना चाहेंगे। इन्होंने अपने महिलाओं को हमेशा यही क्यों समझते हैं कि वो हमेशा पिटती कुटती रहेंगी, ये याद है। क्योंकि मेरे आसपास गांव में अक्सर मैं देखती थी कि वो महिलाओं को रोने की आवाज़ें आती थी, तो वो मैंने उसमें लिखा था, और उसका शीर्षक भी याद है मुझे, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एक और विकल्प। चलिए, आपकी लेखनी की शुरुआत महिलाओं से लेके हुई थी, तभी आपका विषय महिला है अभी तक, और आप काफ़ी उस पर काम करती हैं। अभी मैं एक सवाल, क्योंकि मैंने कई सवाल छोटे छोटे बनाए हैं, मुझे पता है कि इस कार्यक्रम में मुझसे ज़्यादा आप लोगों के मन में सवाल उमड़ते हैं कि शमा जी से हमने ये पूछना है, इसलिए आप लोगों को भी मौका मिलेगा। शमा जी, आज आपकी किताब यहाँ पे पराठा ब्रेकअप है यहाँ पे, तो आपकी किताब पराठा ब्रेकअप में जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है इसको, उसमें पुराने मूल्यों और नए मूल्यों में कैसे समन्वय बने, कुछ इस तरह का उसमें नजर आया है। युवा पीढ़ी से सकारात्मक संवाद बनाती है शायद आपकी पराठा ब्रेकअप किताब, जितना मैं अपने पढ़ के समझ पाई हूँ। तो इसके विषय में आप कुछ बताएं कि इस किताब में आप किस तरह की चीज़ें बताना चाह रही हैं, क्या आपका विषय है? देखिए, मैं आपको बताया कि 1975 के बाद अपने देश में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसने अपनी जगह बनाई, उठा, बहुत सी वैक्सीन्स निकली, अखबारों के सप्लीमेंट्स निकले, तमाम NGO बने, महिला विकास मंत्रालय बने, औरतों की शिक्षा बढ़ी, उनकी नौकरियां बढ़ी, उनकी भागीदारी बढ़ी। और उस समय मैं भी एक बहुत उग्रवादी टाइप की फेमिनिस्ट हुआ करती थी, जब मेरे 20 या 30 की उम्र थी, या आप कह सकते हैं 40-45 की थी। और मुझे लगता था कि संसार में ना जितना कुछ हो रहा है उसका मतलब उसकी जिम्मेदारी जो आधी आबादी हम हैं, उसके बरक्स जो आधी आबादी है उसकी है। तो लेकिन धीरे धीरे वक्त बताता है कि जो एक पक्षीयता है सोच की, वो हमें कहीं आगे ले नहीं जाती है, क्योंकि पक्ष का मतलब पंख होता है, और एक पंख से तो पक्षी भी नहीं हो सकता है। तो हमें देखना होगा। और एक जो मुझे आज के माहौल को देख के लगता है, और वो कि संवादहीनता की स्थिति है ना, जो इतने लड़ाई झगड़े आप देखते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, बड़े बड़े विश्व युद्ध में भी तो आप बातचीत के मेज पर आते हैं। अगर रूस और यूक्रेन के जब मसले हो रहे हैं तो बार बार क्या करें, अरे भाई समझौता कर लो, अरे भाई बैठ जाओ, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों इतनी बर्बादी हो रही है। तो लड़ाई झगड़े से नहीं, शायद संवाद से ही चीज़ें हल होती हैं। हो सकता है जैसे कि आपने देखा है कि किसी भी विमर्श की आवाज़ें अगर आप याद करें तो कोई तेज डीजे जब बजता है, या कि कोई बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, आप भी उसमें तिरकना चाहेंगे, लेकिन कुछ हद के बाद फिर सिर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए समन्वय की बात या संवाद की बात दुनिया में आज भी उतनी ही सच है। हो सकता है हम न माने उसे, हो सकता है
कोई कहे कि आप तो ओल्ड स्कूल हैं, लेकिन मुझे ओल्ड स्कूल कहलाने में कोई दुख नहीं होगा अगर मैं संवाद की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी समाज की तरक्की में या समाज के आगे बढ़ने में सभी की भूमिका होनी चाहिए। हाँ, जो सताया जा रहा है उसको न्याय मिले, जो भी सताया जा रहा है, वो स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकता है। और दरअसल तो जीवन के अधिकार की बातें होनी चाहिए। आज समाज में जीवन के अधिकार की बातें नहीं रही हैं। किसी का भी जीवन हो, स्त्री का, पुरुष का, बुजुर्गों का, बच्चों का, यहाँ तक कि नदियों, पेड़ पौधे, आप देखिए ना कि हमने अपने उसके हम जिसको डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं, उसका हाल क्या है कि हमने डेवलपमेंट किया लेकिन हमने अपनी नदियों का क्या किया। हमने जो भी हम आज ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं, वो क्यों दुनिया को मानवता को पाठ पढ़ाने वाले देश अपने उस अमेरिका उस सिग्नेचर तक नहीं करता है, जो भी ग्रीन हाउस गैस, तो क्यों? तो बेसिकली हमें संवाद चाहिए, और अफसोस है कि समाज में संवाद की जगह इन दिनों बहुत कम है। जी शुक्रिया। आपने जैसा बताया कि मैं 20-21 वर्ष से ही मैं बहुत भयंकर फेमिनिस्ट होती थी, मेरी 40-45 की बात। आपके जन्म के समय की एक पढ़ी है मैंने, एक कहानी कहूँगी उसे भी, तो वो आप अपने दर्शकों को सुनाए तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आप में जो जुझारूपन है वो आपको कहाँ से मिला है, शायद वो आप बता पाएंगी। मैं बिल्कुल जुझारू नहीं हूँ। जो संवाद की बात कर रहा है उसको आजकल जुझारू नहीं कहते हैं। तो वो घटना कुछ ऐसे थी कि मेरी माँ संतान थी जिसका जन्म अस्पताल में हुआ। उस समय बच्चे अस्पताल में नहीं पैदा होते, तो मेरे जो वहाँ पर बच्चों को एक साथ नहलाया जाता था। तो हुआ ये कि एक स्त्री गलती से मुझे उठाकर वो ले गई, और मेरी माँ जो थी उनको अपना बच्चा न मिले, और मैं वैसे भी प्री मैच्योर चाइल्ड थी, मैं 7 मंथ्स की पैदा हुई थी। तो मेरी माँ जो है अड़ गई, और डॉक्टर्स थे, मेरे मामा जी के दोस्त थे आगरा में, मैं आगरा में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे मामा जी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि अरे जीजी आप क्यों नाराज होती हो, लड़का ले लो, उस मरी हुई लड़की का क्या करोगी, इतनी पतली, मजाक में कहा। नर्सेज भी मेरी माँ को समझा रही हैं कि भाई, मेरी माँ अड़ गई। मेरी माँ ने कहा कि, और मेरी माँ आज मैं सोचती हूँ 106 साल की होती अगर आज होती, तो उनमें ये बात कहाँ से आई होगी, मुझे आश्चर्य होता है। तो उन्होंने धमकी दी कि अगर मेरी लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं कोर्ट से लड़के ले लूँगी, ये मेरी माँ ने कहा। लेकिन क्या हुआ कि जब महिला वहाँ थी तो उनको याद आया, जब उनको होश आया, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे कि अरे मेरा तो लड़का हुआ था। तो वो घर वाले सब, और उनके घर वालों को भी ये कि लड़की बदल दी गई है, उस समय बदले नहीं जाते थे बच्चे, लेकिन कैसे हो गया ये, तो वो सब दौड़े दौड़े आए कि हमारा बच्चा नहीं है ये। तो मेरी माँ को फिर उस तरह में वापस मिली। तो उसका जो सबक मेरे घर वालों ने सीखा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे बड़े भाई ने सबसे पहले उसके हाथ पर सन ऑफ क्षमा शर्मा कि इसको कोई न बदल दे। तो ये घटना मेरे जीवन की है। इसमें ये कहूँगी कि शायद आप में जो अभी आपने बताया कि जीवन के अधिकार की बात आप कर रही थी, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो शायद ये अधिकार की बात करने का गुण आप में आपकी माँ से आया है, क्योंकि उस वक्त जब महिलाओं की बात होती तो महिलाएं गृहिणी होती थी, घर बच्चों से आगे सोच नहीं पाती थी। उस वक्त आपकी माँ ने कोर्ट तक जाने की बात सोची और बोली, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी माँ से मिली ही होंगी जितना हम सब समझते हैं। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो आज भी आपके मन में या आपको खुद को लगता है कि हाँ ये गुण जो है मेरी माँ में था और मुझ में भी है। हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ नहीं ये था, ये सही है गलत। अपनी माँ को तो मैं एक्सेप्ट करना भूल भी कैसे सकती? नहीं, कोई ऐसा गुण ऐसा हो जो आपको अभी भी याद रहता है, क्योंकि माँ की छाप होते हैं हम सब, माता पिता की छाप, पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी याद रह जाती है, या गाहे बगाए आप उसकी चर्चा भी कर सकती हैं। मैं तो समझती हूँ कि माँ उसको गुजरे 20 साल हो गए,
लेकिन शायद कोई दिन ऐसा नहीं रहता जब मैं उन्हें याद नहीं करती हूँ। और बेसिकली तो जिसको आप लेगेसी कहते हैं, वो माँ से ही तो बेटियों तक जाती है। और उसमें ख़ास बात ये है आप सब कि जब मैं मेरी माँ ने मुझे खाना पकाना नहीं सिखाया था। मेरी माँ का सोच ये था, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी संतान थी, कि मेरी लड़की यहाँ भी काम करे और वहाँ भी काम करे। तो मेरी माँ ने खाना पकाना नहीं सिखाया मुझे। अब बड़ी समस्या हुई शादी के बाद। तो जिसको कहते हैं ना, भगवान भी किसी रूप में आते होंगे, आपके आसपास दस्तक देते होंगे। तो मेरे पति देव वो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट तो उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। और कभी इस बात का वो जोर नहीं है कि मैं ही खाना पकाऊं या मेरी ये जिम्मेदारी है। उनका हमेशा मेरे लिए ये रहा कि तुम जो भी करना चाहती हो वो करो, तुम्हें लिखना है तुम लिखो, खाना बाजार से ले आऊँगा, उस तरह कभी रहा होगा। लेकिन जब भी मैं अरबी बनाती हूँ, मान लीजिए अरबी किसमें छौंकनी है, तो माँ ही याद आती है कि अरबी तो अजवाइन में ही छौंकी जाती है ना। पूरी का आटा अगर गूंदूं तो माँ क्या कहती थी। और सर्वोपरि मिर्च का अचार कैसे डालना चाहिए, तो माँ कहती थी मिर्च को कभी पानी में नहीं डुबो के रखना, पानी पी जाती है मिर्च, इसलिए उसे गीले कपड़े से पोंछना और सुखाना। और जैसे बुढ़िया के हाथ में चुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जब चुर्रियाँ मिर्च पे पड़ जाएं तब अचार डालना कभी नहीं सड़ेगा। तो माँ से तो हर वक्त, माँ हमारी पहली पाठशाला होती है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि माँ तो होती ही है, लेकिन ज़िंदगी में अगर घर के पुरुष आपके साथ देने वाले हों, आपको आगे बढ़ाने वाले हों। मेरे बड़े भाई, उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। और जिन दिनों स्त्रियों को उपन्यास पढ़ने की मनाही थी, मेरे साथ की लड़कियां अपने बस्ते में छिपा के उपन्यास ले जाती थी। वो उपन्यास कोई गुलशन नंदा या इनके नहीं होते थे, प्रेमचंद के ही होंगे या जयशंकर प्रसाद के ही होंगे या किसी बहुत लाइब्रेरी में जो मिलते थे। लेकिन उनके यहाँ पढ़ने की मनाही थी, पढ़ नहीं सकते थे। माना जाता था कि कहानी कविताएं पढ़ते तो लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो मेरे बड़े भाई ने अच्छी से अच्छी, नई से नई पुस्तकें हमेशा मुझे ला कर दी। मुझे लिखना सिखाया उन्होंने, कैसे लिखना चाहिए वो सिखाया मेरे बड़े भाई ने। तो मेरे बड़े भाई, मेरी माँ के साथ साथ मेरे बड़े भाई और मेरे पति, उन्होंने मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि शायद कार्मिक कनेक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं वो कुछ होता होगा कि ज़िंदगी में बहुत अच्छे पुरुष मिले। धन्यवाद क्षमा जी। आपने जो बताया कि भाई और पिताजी की बात आप कर रही थी, तो उस वक्त आपको बहुत सपोर्ट मिला परिवार से, और आज भी मुझे लगता है कि परिवार बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन तब का समय और अब का समय काफ़ी बदला है। और आपने एक किताब भी लिखी है विकास पे, जिसमें मुझे लगता है विकास के हर उस आयाम को आपने दिखाया है। वो जितने भी आयाम हो सकते हैं विकास के, उस आयाम को दिखाया है। लेकिन उसमें एक पंक्ति है कि अगले जन्म मोहे लड़का ना लीजो। तो इस पंक्ति से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? ये सवाल मेरा बाद में आना था, लेकिन आपने जो बात कही है तो ये सवाल पहले ही आ जाता है। अगले जन्म मोहे लड़का न दीजो। हाँ जी, देखिए हेल्पेज की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर हम पढ़े होंगे तो हम पाते हैं कि आज बुजुर्गों की स्थिति क्या है। और मुझे अफसोस ये होता है, मेरे घर के पास एक ओल्ड एज होम है, मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। और आपकी क्या वजह होती है कि जो माता पिता हमें पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उससे हम इतने विरक्त कैसे हो जाते हैं। हम कैसे, आप कह सकते हैं कि जी भाई जीवन की वो ऐसी माइग्रेशन है, जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ हम चले जाएंगे। तो कई बार स्त्रियाँ अपनी बातचीत में आजकल ये कहती हैं
भाई इससे तो अच्छा मेरी लड़कियाँ ही हो, इससे तो बेहतर था कि भाई मैं इस, हालांकि ये मैं नहीं कहना चाहती कि लड़के हमेशा गलत होते हैं या वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन माता पिता को ऐसा लगता है। और बुजुर्गों की जो हेल्पेज की आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो अक्सर महानगर इस बात के लिए बदनाम किए जाते हैं कि महानगरों में आदमी चला जाता है तो वो संबंधों को भूल जाता है। वो सब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ें तो वो कहते हैं, मार्क्स एंड एंगल्स कहते हैं कि भाई ये पूंजीवाद का वो है कि आप वो सारे संबंधों को तोड़ देता है। लेकिन जो भी चीज़ है, जो बूढ़ों की जो स्थिति है, 10 करोड़ बूढ़े हैं हमारे यहाँ, अभी तक उनका माइंडसेट जो है वो संयुक्त परिवार वाला है, जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम बढ़ गए। मैं इस बात के लिए आपके बिहार का बड़ा वो मुझे आदर आता है मेरे मन में कि आपके यहाँ अभी भी फैमिली वैल्यूज काफ़ी हैं। और महानगर की मैं बात कर रही थी कि महानगर में कहते हैं कि वहाँ लोग बहुत संबंधहीनता में जीते हैं, तो ये महानगर नहीं जिसको मार्क्स एंड एंगल्स ने कहा पूंजीवाद, उसकी बात है। संबंध टूट जाते हैं जब आप अपने पैसा कमाना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं। आज गांव में बहुत स्थिति खराब है और इस मामले में मैं महानगरों को अच्छा कहूँगी कि वहाँ कम से कम ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ बूढ़ों की कुछ देखभाल हो सकती है, जा सकते हैं, हालांकि वे बहुत कम हैं। और आज की स्थिति को देखते हुए जिस हिसाब से परिवार टूट रहे, मुझे ना कोई NGO नहीं पहुँचता है वहाँ, कोई यहाँ तक कि उनके पास कानून की वो सुविधा भी नहीं होती है। कहाँ जाए इस उम्र में, कहाँ जाए? तो अगले दिनों में लड़का नतीजों इस चीज़ से होता है। आपकी हर किताब में कुछ इस तरह का रहता ही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया गलगाना की जो समाज की जो रचना और संरचना बदल रही है पहले की और आज की, और मुझे लगता है कि अब फिर ये संरचना वापसी की तरफ जा रही है। आपकी कहानियों में भी ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है कि लड़का लड़की महिला पुरुष ये सारी चीज़ों के साथ में समाज का जो बदलाव है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। और कहीं ना कहीं आपके उसमें हम लोगों ने पढ़ा है तो युवाओं को आप हमेशा सामने रखती हैं। तो युवाओं आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे क्या आपकी अपेक्षा है और उन्हें आप किस तरह का सलाह देना चाहेंगी कि आने वाला समाज, जिस तरह से आपने 100 साल आगे का विकास के आयामों का समाज का किताब लिखा आपने, उस तरह से अभी के युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी और उनसे क्या अपेक्षा है कि समाज में ऐसा क्या करें, परिवार में ऐसा क्या करें कि समाज में जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव नजर आए? देखिए, जहाँ तक जो अभी मैं JP मूवमेंट की बात कर रही थी, और जहाँ भी चाहे वो तहरीर स्क्वायर हुआ, चाहे ब्लैक लाइफ मैटर्स अमेरिका में हुआ, या हमारे यहाँ तरह तरह के आंदोलन हुए हैं, युवा पीढ़ी हमेशा आगे रहती है और वो एक तरीके से जिसको हम कहते हैं बदलाव की वाहक होती है युवा पीढ़ी। लेकिन उनको एक दिशा तो चाहिए ना उनको। मैं कई बार ये भी सोचती हूँ, शायद इसको आप लोग कह सकते हैं कि क्या मैं पिछड़ी हुई बातें सोचती हूँ कि भाई आपने कह दिया ईच वन टीच वन, ठीक है ना, हर एक को पढ़ाए, लेकिन हम पढ़ के क्या करेंगे? क्या करेंगे पढ़ के जब हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं है? आज आप देखिए कुछ पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। और प्राइवेटाइजेशन जो शिक्षा का हुआ है उसमें एक बात ये है कि 10-10 लाख रुपए देके बच्चे, वो माता पिता अपने घर गिरवी रख देते हैं, माता पिता अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, वो अपना प्रोविडेंट फंड लगा देते हैं। वो सभी भाई बच्चे को 10 लाख रुपए MBA करा रहे हैं, BTech करा रहे हैं, MTech करा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से मेडिकल करा रहे हैं, लेकिन रोजगार तो चाहिए ना। रोजगार जन एक तरफ कॉस्ट कटिंग प्राइवेट सेक्टर में आप पाएंगे। मैं आज ही ये देख रही थी एयरपोर्ट पे बैठे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बेशुमार वो दिखती थी गाड़ियाँ दौड़ती हुई, बेशुमार। ये नहीं है तो मैं काम करने वाले कहीं तो गए होंगे। जो आपको याद होगा कि बोर्डिंग पास लेने के लिए आप जाते थे, तो बोर्डिंग पास लेने के लिए बच्चे अपना, आज हम उसको मशीन से कर सकते हैं। जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने कोरोना को एक चांदी की तरह देखा और वहाँ मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ 25% तो जरूर कम हुई होगी। दुनिया भर में
आखिर वो जो कहानी है ना कि जिसको छुओ सोना बन जाए, और अल्टीमेटली रोटी भी सोना बन गई और आप उसे खा भी नहीं सकते। आखिर उद्योग, आखिर कॉरपोरेट, आखिर जितने भी, आखिर क्यों है ऐसा कि दुनिया के 100 रईसों के पास ही सारी दुनिया भर की दौलत है? क्यों? और बात हम करते हैं कि जी हम तो जो है सबके भले के लिए, सबके विकास के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कोरोना जैसे पैंडेमिक, कोरोना जैसी महामारी, जहाँ कितने लोग भागे दिल्ली शहर से, कहते हम सब ने देखा, वहाँ अमेजोन है ना, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब नए बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने चांदी काटी है। आपके यहाँ भी 2-3 बिजनेसमैन जो हैं वो उनकी संपत्ति अरबों में बढ़ गई। तो क्यों ऐसा है? ये सवाल तो युवा अगर नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी को एड्रेस करने वाला भी कोई चाहिए। क्यों कोई एड्रेस नहीं करता है? आखिर आप मुझे न शिक्षा का कोई वो है कि भाई मैं अपने पैसे दे के पढ़ रही हूँ फिर भी मुझे रोजगार नहीं है। क्यों ऐसा है? मेरे मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं और मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या अब तक जो सोचती रही वो गलत था? क्या जो मैंने अब तक सोचा या अब तक लिखा, अभी मैं उषा जी से यही बात कर रही थी कि आजकल मेरा बिल्कुल पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। अखबारों के कॉलम्स लिखना अलग बात है, वो भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है और एक अपने को व्यस्त रखने का तरीका भी, लेकिन पूरी सारी चीज़ें और कोरोना का जो वक्त है उसमें कई बार मुझे ये भी लगता है कि हम बेसिक्स की तरफ भागे हैं, लौट रहे उधर। जब हाथ में कुछ नहीं था तो नमक के साथ भी रोटी खा लेंगे, ऐसा सोचा गया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि बाजार से आटा भी गायब था, दालें भी गायब थी, तेल भी गायब था। जिनके पास पैसे थे उन्होंने खरीद लिया, लेकिन साधारण आदमी जिसकी 3000 तनख्वाह है वो क्या 200 रुपये किलो वाली दाल या 200 रुपये किलो वाला सरसों का तेल कैसे खरीद सकता है? तो मेरे मन में ये सवाल आते हैं। जब मैं जनवादी महिला समिति में थी तब मैं इन सवालों को सोचती थी, और बीच में एक स्थिति ऐसी आई थी 90s के दशक में जब इकोनॉमी एकदम ग्रो की थी और लोगों के रोजगार की कमी तब कुछ हद तक दूर हुई थी। लेकिन अब लगता है कि कोई हल, जो संवाद की बात मैं कह रही हूँ वो संवाद मुझे भी चाहिए। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ कि मेरे पास सभी चीज़ों के वो हैं, जवाब हैं, सभी चीज़ों के हल हैं। मुझे भी चाहिए, आप लोगों को पता हो तो आप मुझे भी बताइए कि हम इसको कैसे हल करें। आपकी आबादी 1 अरब 40 करोड़, आप करेंगे आप चीन से आगे निकल जाएंगे। आबादी आपकी एसेट भी हो सकती है, तो हाथ भी तो है ना मनुष्य के पास, अगर उसके पास काम। चीन में आज ये मुसीबत है, कहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और कहाँ आप वो कह रहे 3 बच्चे पैदा करो, और वो कह रहे हम नहीं करते, औरतें कह रही हम कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है। विचित्र है। आपसे बात करके भी आप मानव जीवन से जुड़े सवालों पे आप कितने बात कर पाती हैं। अभी हाल ही में आपसे मिलना था जयंती जी के साथ में, और उसमें आपने बताया कि दोस्त, विश्वास, ये सारी चीज़ें कितनी अजीज होती हैं ज़िंदगी में, ये आप बता रहे थे। लेकिन आज के इस बाजारवाद समय में दोस्ती किधर गया, कहाँ गया, अभी भी है या नहीं है, क्या देखता है आपने? अभी कोरोना को लेके या बाकी चीज़ों को लेके आपने बताया कि इंसान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन आज एक दूसरे पे विश्वास करना या एक दूसरे दोस्त, पहले दोस्त हुआ करते थे तो परिवार से आगे बढ़ के दोस्त होते थे या परिवार ही होता था दोस्त, लेकिन आज क्या वैसी दोस्ती है? इस बाजारवाद के समय में वो सारी चीज़ें आपको नजर आती हैं? कहाँ कमी रह गई हम लोगों में कि ये सारी चीज़ें हमारे बीच से गायब होती जा रही हैं? बाजारवाद वगैरह इसमें इतना नहीं। शोले का वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि आपके सबसे राजा का सबसे विश्वासपात मंत्री ही उसे धोखा देता था। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा तो है ना, तो दोस्ती वगैरह ये जो फिल्मों ने बनाया है ना, दोस्ती का मिथ है ये, दरअसल तो बात ये है। रहीम का दोहा है ना, रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो,
सुन खींच रहे हैं लोग सब बात लीजिए। तो दोस्ती वगैरह फिल्मी नहीं है। दोस्ती इक्वल लेवल पर हो सकती है दोस्ती, लेकिन जैसे प्रोफेशनल दोस्तियाँ होती हैं वो कभी सच्ची नहीं होती, वे कभी सच्ची नहीं होती। आपका दोस्त किस बात पे आपसे, आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आप लोग शायद अपने अनुभव से जानते होंगे। तो इसलिए दोस्ती फिल्मी नहीं, मैं सोचती दोस्त वो बचपन की दोस्ती के बारे में बहुत कहा जाता है कि वो बहुत, लेकिन बचपन के साथ अब ग्रो कर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी 50 साल पुरानी एक दोस्त का फ़ोन आया था और उसने कहा कि मैं वो बोल रही, तो मैंने उसे पहचाना। मैंने कहा नीरजा तुम्हें 50 साल बाद मेरी याद आई है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने पाया कि हमारे पास बातचीत के कोई विषय नहीं बचे, विषय नहीं बचे। तो दोस्ती, हाँ, हमारे मन के तार किसी से मिल सकते हैं, हमारे विचार भी किसी से मिल सकते हैं, लेकिन विचार भी वक्त के साथ बदलते तो हैं, विचार बदलते हैं। और वो कोई विचार दरअसल तो नदी की तरह होते हैं, विचार कोई तालाब नहीं होते कि वहीं के वहीं के। और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, वक्त के साथ आपके विचार बदलते हैं। चलिए, बहुत से पहले जब आपका नाम आता है तो नंदन साथ में आता है और सब कोई अपना अपना बचपन याद करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से सभी बच्चों को, हमें भी याद है कि हमने भी अपने स्कूल टाइम में नंदन पढ़ा और एक रहता था कि नंदन आएगा, किताब वाले को बोला हुआ होता था। तो नंदन और बचपन मुझे लगता है कि पर्यायवाची से लगते हैं लोगों को। तो आप बाल साहित्य भी लिखती हैं और बड़ों के लिए भी लिखती हैं। आपको ज्यादा आनंद कौन से लेखन में आता है, बच्चों के लिए लिखने या किस पे ज्यादा खुशी मिलती है? बहुत कठिन सवाल है। कारण ये है कि पता नहीं, कभी समझ नहीं पाई कि लंदन में काम करना एक तरीके से मेरी प्रोफेशनल मजबूरी भी थी। मैं वहाँ नौकरी करती थी और मैंने वहाँ इतने साल काम किया है कि वो, और बच्चों के लिए दरअसल तो मैं तो बड़ों के लिए कहानी लिखने से शुरू किया था, जैसा कि उषा जी के साथ सारिका में एक कहानी छपी थी और वो सब था। तो लेकिन ये है कि इसको प्रोफेशनल ज़रूरतें होती हैं, यदि उसमें मन लगे तो वो भी करना चाहिए। तो बच्चों के लिए वहाँ से मेरे लेखन की शुरुआत हुई। मेरे पिताजी नहीं थे, मैं 15 साल की थी जब मेरे पिताजी गुजर गए। तो नौकरी बहुत ज़रूरी थी और उस समय मेरे भाई लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्या मन में बात थी कि भाई मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, मुझे पैसे चाहिए। हम कहते रहे कि पैसा माया है, ठगनी है, फलाना, लेकिन पैसा न हो तो आपके अपने भी आपके मित्र नहीं होते हैं जो आपके पिता की बात नहीं करते हैं। तो मुझे पैसे चाहिए, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ने इसकी वो निकाली, ट्रेनिंग जर्नलिस्ट की पोस्ट निकाली। मैं उन दिनों थोड़ा थोड़ा लिखती थी वहाँ की पत्रिकाओं, साप्ताहिक हिंदुस्तान कादम्बरी में और हिंदुस्तान के लिए भारत टाइम्स, उन दिनों जो भी अखबार निकलते थे। तो वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। तो हाँ, गौरीशंकर राजहंस जी जो कि आपके ललित नारायण मिश्रा जी के दामाद, तो वो मेरे इंटरव्यू में थे और उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है। तो किस लिए आपको बता कि जब मैं इंटरव्यू देने के मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कोई पत्रिका कैसे निकलती है, मैं नहीं जानती थी कि बच्चों के लिए क्या लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए। राजहंस जी बैठे हुए थे और मेरे एडिटर जो उस समय थे भारती जी, वो बैठे थे और उस समय पर्सनल डिपार्टमेंट कहलाता था, HR जिसको आज कहते हैं, वो लोग थे। तो राजहंस जी बात करने लगे। फिर राजहंस जी ने मुझसे पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि सर पिताजी नहीं है। मैं आज सोचती हूँ कि एक मामूली सी लड़की, एक साधारण सी लड़की जो आपके यहाँ इंटरव्यू देने आई और एक इतना बड़ा बॉस, हिंदुस्तान टाइम्स के DGM थे उन्हें इतना बुरा लगा। उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी क्षमा, मुझे ये पता नहीं था। फिर 2-4 सवाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन दिमाग में आया कि सर मुझे 400 रुपये चाहिए। मैंने बोला, उन्होंने कहा ठीक है।
400। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के ट्रेडीज को 400 रुपये नहीं मिलते थे, 250 रुपये। तो 400 रुपये जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ने वाली थी तो एक बार HR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने टाउन हॉल किया और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बोलिए कि हिंदुस्तान टाइम्स का क्या आपका एक्सपीरियंस, आपके अपने अनुभव बताइए। तो मैंने यहीं से शुरू किया। तो मुझे 400 रुपये मिलते थे। आज आपको लाख 1.5 लाख मिलते हैं तो भी आपको 400 रुपये की जो खुशी है उसको महसूस नहीं कर सकते। कारण मैं जब सबसे पहले काम करना शुरू किया तो वो रेडियो का युववाणी था, और युववाणी में उन दिनों जैसे मैंने अभी बताया हमारे ज़्यादा से 10 रुपये में 10 दिन बीत सकते थे। युववाणी से 15 रुपये मिलते थे एक प्रोग्राम के, और उस 15 रुपये में क्या कर सकते थे आप, मैंने उन्हें बताया था। जो बड़े बड़े मार्केटिंग के, सर्कुलेशन के, इसके उसके बड़े मैनेजर्स बैठे हुए थे। मैंने कहते देखिए, मैं कालका जी में रहती थी और मैं रेडियो तक आती थी तो 10 नए पैसे का टिकट था, और मैं कालका जी में रहती थी, ऑफिस तक आती थी जब यहाँ नौकरी मिल गई थी तो 10 नए पैसे एक तरफ थे, 10 नए पैसे लौटने के। ठीक है, अगर घर से खाना ले आई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 50 पैसे में इतना खाना मिलता था ऑफिस की कैंटीन से, इतना बड़ा डिब्बा जिसमें हर तरह की चीज़ें कि आप पेट भर के खा सकते थे। ठीक है, तो 70 पैसे हो गए। और उन दिनों पान खाने का बड़ा शौक था, 10 नए पैसे में पान भी आ गया, फिर भी 20 पैसे बच गए। तो 1 रुपये में दिल्ली शहर में आप दिन बिता सकते थे। तो 400 रुपये तो सोचे कितनी बड़ी चीज थे। मैं तो, मेरे लिए तो कारों का खजाना खुल गया तो उस पर 400 रुपये। जैसा आपने बताया कि एक सवाल है जो ये जरूर जवाब देना चाहेंगे। बहुत से सवाल मैंने बनाए थे, लेकिन आपकी किताबों से नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हैं आपकी किताबें लगभग सबने पढ़ी हुई होगी, लेकिन आपकी किताबों पे सीरीज भी बनी है, फिल्म भी बनी है। उससे एक सवाल है मेरा, उसी से एक सवाल है कि अगर कोई फिल्म बने आपकी किसी किताब पे या किसी भी किताब पे और आपको उसमें रोल करने के लिए कहा जाए तो कौन से किरदार का रोल करना आपको पसंद होगा? बहुत ड्रैकुला टाइप का रोल करना चाहूँगी। अच्छी जो एक मैंने एक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है तो मैं बहुत अच्छी है ना, मैं इससे मैं ललिता पवार बनना चाहूँगी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी आप बता दें कि आपके जीवन, जैसा आपने बताया 10 पैसे की बात कर रही थी, आपने पूरी बताई कि कैसे दिन भर में 70 पैसे भी खर्च करें, तो इसी तरह से और आज का आपका जो जीवन है एक लंबा सफर रहा, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने जीवन में भी देखे हैं, हर एंगल से देखे हैं। तो आपके जीवन को, माने पूरे जीवन को, अभी तक के जीवन को अगर चंद पंक्तियों में, या जैसे आज के ज़माने में जो टूटी फूटी इंग्लिश में कहें, 1 लाइनर जिसे कहा जाता है, तो एक लाइन में अगर कुछ कहना हो, आप तो लेखिका हैं, तो एक लाइन में आप अपने जीवन को क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन, एक शब्द, 2 शब्द। हम अक्सर दहेज के, मतलब थोड़ा 4 लाइनें ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का दिन आपका है। हम अक्सर दहेज के लिए बड़ा परेशान है भी। लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक दहेज तो नहीं, लेकिन शादियों के बाजार का क्या, शायद एक माता पिता जो, जिसको हम सेक्स डिटेक्शन कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं, लड़कियों को मारा जाना कहते हैं, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? आज एक माँ बाप 10-20 लाख रुपए में भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, मध्य वर्ग के माँ बाप कह रहे हैं। तो ये कैसे खत्म होगा? कोर्ट्स है ना, मेरे जी यहाँ बैठे हैं, मेरी तरह 15 रुपए में शादी कीजिए ना। मेरी शादी 15 रुपए में हुई थी और मेरे पति ने आज तक मेरे घर से एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं लिया। जिसे कहते हैं जीवन का अनुभव और जीवन की चीजें। बहुत सारे सवाल थे, किताबों से मैंने नहीं पूछे, इनके जीवन, इनको जितना पढ़ा, जितना सुना था मैंने, तो बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा होती थी। आज के सत्र के बाद फिर आपसे और भी बहुत सी चीजें पूछूंगी, जानूंगी, समझूंगी, लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारे दर्शक हैं।
आप लोगों का कोई सवाल हो तो एक एक करके आप सवाल पूछना चाहें तो आप, हाँ जी जरूर। रचनाएं लिखी हैं, कहानी, कविता, अनुवाद, सॉरी कविता नहीं, कहानी, उपन्यास। कविता लिखी है जीवन में बस। हाँ तो मैं नंदन का पुस्तक अंक के लिए लिखी है। तो मेरा सवाल था मैम कि कौन सी विधा आपके लिए सबसे ज्यादा सहज रही और जिसे आप लिखना सबसे ज्यादा पसंद किया आपने? उपन्यास, कहानी या अनुवाद, इसमें से क्या सबसे अच्छा है? दिल की बात। तो मैम कभी आपने कविताएं लिखना हो कविता, सोचा? मुझे लगता है कि ये मान लिया गया है कि कविता लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन कविता लिखना, राकेश बिहारी जी शायद मुझसे सहमत हो जाएंगे कि कविता लिखना संसार का सबसे कठिन काम है। अपना पीरियड देखा कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं अक्सर वर्कशॉप्स करता हूँ बच्चों के लिए, तो उनको बताता हूँ, नंदन के एग्जांपल्स बहुत देता हूँ, आपकी कहानियाँ। उस किताब में खास बात जो मुझे लगी कि लिखा हुआ बहुत ज़्यादा था, चित्र बस होने में छोटा सा होता था, तो उसमें हमें इमेजिनेशन करने का मौका दिया, जो कि आजकल ऑडियो विजुअल एड से कम हो गया है बच्चों को। पीले रंग का मोर दिखा देते हैं एनिमेशन में वो चीज़ बड़ी अच्छी थी नंदन। मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं। उसकी अच्छी बात यह है कि वो कभी इंतजार नहीं करना पड़ता, अपने अभी एक संस्करण पता चला कि अभी एक संस्करण है, फिर कोई आ रहा है, और वो बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट भी करते हैं। लेकिन स्टीवन पिंकलर ने किताब लिखा है द बेटर एंगल्स ऑफ लाइफ, उसमें है कि सोसाइटी ज़्यादा सॉफ्ट होते जा रहा है, ज़्यादा लोगों का केयर कर रहा है। सोसाइटी एज अ होल लेस वायलेंस है, बहुत कम वायलेंस है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड कि कम वायलेंस हो रहा है और लोगों के प्रति लोग ज़्यादा सहनशील हैं। दिस इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। सेकंड है, आपने कहा कि पूंजीपतियों के पास पूंजी अधिक हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब में लिख करके सब लोगों को बताया, लेकिन इसका एक और पहलू है जो आपको सोचना चाहिए। आप एक सीनियर पर्सन हैं कि आपको आंख बंद करके सोचना चाहिए कि आप जब 1975 में अपने गांव के घर में लेट के लेख लिखी, उस समय आपके गांव के गरीब आदमी के पास क्या सुविधा थी, और आज के दिन में अमीर आदमी के पास सुविधा को छोड़ दीजिए, क्या उस गरीब आदमी के पास सुविधा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? ये एक बहुत दोनों चीजें सोचनी चाहिए। पहले जब 70 के दशक में आप ट्रेन में यात्रा करते थे, आप तो तब पता नहीं होंगे ही नहीं, मैं करती थी, तो कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। आज है ना। और आप जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे किसी महान लेखक ने लिखा हो। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए ना कि नॉन वायलेंस का पार्ट पढ़ाते हैं ना सारे वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ क्या हो रहा है? 3 महीने में 27 शूटिंग की घटनाएं हुई ना अमेरिका में। अमेरिका की जो ये हथियार इंडस्ट्री है वो इतनी खराब है कि चाहे जो बाइडेन आ जाए, चाहे श्रीमान ट्रंप साहब आ जाए, चाहे महिलाओं की बात बनाते हुए हिलेरी क्लिंटन आ जाए, उन पर रोक नहीं लग सकती है। आज भी कहा कि 21 साल के लड़के 21 साल के लोग हथियार खरीद पाएंगे। और अब वायलेंस कम होने की बात, मुझे आश्चर्य है कि किसने लिख दिया कि वायलेंस कम हुई है। कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है कि जो हथियार अमेरिका बनाता है या वेस्टर्न कंट्रीज बनाते हैं, और उनके अगर आपको पढ़ना है तो जॉन पर्किंस की किताब पढ़िएगा, इकोनॉमिक हिटमैन। वो बताते हैं कि वेस्टर्न पावर्स क्या करती हैं, वो कैसे 3 वेश में आती हैं। पहले चैरिटी के वेश में आती हैं, आपकी भाषा की बात करेंगी, आपके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, आपके बच्चों के विकास की बात करेंगी, और इस तरह वो पेनिट्रेशन करती हैं आपके खासतौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। जब वहाँ से भी बात नहीं बनती तो वो जयकाल के वेश में आती हैं। जयकाल क्या? मर्डर। आज भी इंदिरा गांधी के मर्डर के बारे में नहीं मालूम हमें, किन ताकतों ने कराया था, नहीं जानते। अगर वो भी न चले तो देन मिलिट्री ऑप्शन। कौन है अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स? कौन है जो फॉकलैंड को तो मार्गरेट थैचर बढ़ने की सोचती है, कुवैत पे तो हमला कर दिया जाता है,
आपको 10 बार आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स तक आपको नहीं दिए जाते अगर आप उनके बैन किए हुए ड्रग्स को ना खरीदें। एक बहुत बड़ी कॉफी बनाने वाली कंपनी ने अफ्रीका के देशों में नेस्ले ये कॉफी को बेबी फूड की तरह से बेचा था। वायलेंस कम हो गई। इससे ज्यादा बड़ी वायलेंस क्या है कि आप नवजात बच्चे को कॉफी पिला रहे हैं, वो मरेगा नहीं। सिंपल वायलेंस बहुत ज्यादा है। और जिन लोगों को जिन चीजों को हमने समझा था कि हमने धार्मिक मुद्दे हल कर लिए हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आज जिंदा रहना मुश्किल है। वे कंट्री जिन्होंने कभी वायलेंस का नाम नहीं सुना था वो तड़प रहे हैं। जापान, जहाँ भाप बन के लोग उड़े थे, उन लोगों वो देश वहाँ वो एटॉमिक वेपन गिराने वाले देश मानवता और ह्यूमन उसका पार्ट पढ़ाते हैं दूसरे देश को। क्यों भाई? वायलेंस कम नहीं हुआ है। मैं उन लेखक से बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी लड़की इसी में काम करती है, वो सारे डेवलपमेंट सेक्टर में है। और जो भी अगर आपको अनुमान हो तो जो भी सर्वे आते हैं उनमें मैक्सिमम के परिणाम सर्वे से पहले बता दिए जाते हैं। और सर्वे किसी न किसी बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा किए जाते हैं। डोलो का अभी आया है, शायद आपने पढ़ा हो। और मेडिकल माफिया तो इतना ज़्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1940 से आपकी लाइफ मैनेजमेंट डिजीज उन सब के क्योर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें डंप कर दिया गया। ये वायलेंस नहीं है। एक आदमी को ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर आज से 30 साल पहले कैसे नापा जाता था अगर आपको पता हो? ऊपर का 90+ एज, अगर डॉक्टर साहब यहाँ हैं, 90+ एज, नीचे का 90। आज कैसे नापा जाता है? नवजात शिशु से लेकर 100 साल के बूढ़े का भी 120 होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो ब्लड प्रेशर की दवाएं बनाती हैं कंपनियां, उनका अगर आप 90+ एज आएंगे तो मेरा तो 150 ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, पाया जाएगा। तो उनकी दवा कौन खाएगा? स्टेम सेल रिसर्च पर जॉर्ज बुश ने रोक लगाई थी, जिसमें सारे लाइफ मैनेजमेंट डिजीज का इलाज था। 77 तरीके की गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आप कह रहे हैं वायलेंस का? ये वायलेंस नहीं। मैं इलाज के कारण हो सकता है मैं किसी के AK-47 से ना मरूं, लेकिन मैं इलाज में दवाइयाँ खाते हुए भी मर जाऊंगी, क्योंकि एक हद के बाद BP का कोई इलाज नहीं। वायलेंस बढ़ी हुई है, मैं इससे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। और किसी के साथ जैसे वायलेंस की भी बात हुई और वेस्टर्न की भी बात होने लगी, तो एक अभी हाल ही में अमेरिका का एक रूलिंग आया है गर्भपात को लेके, वो मेरे पास उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं पे आप मतलब स्त्री विमर्श आपका विषय रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मैं हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो 1987 में रूप कंवर जब सती हो गई थी तो मैं वहाँ गई थी, और कभी फिर इस पर बात करूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी थी कि क्या किन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। लेकिन आज भी बहुत सारे आपके हिंदुस्तान के कानून ऐसे हैं जो वहाँ से बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ औरतों को तो वोट राइट के लिए कोई इतना संघर्ष तो नहीं करना पड़ा ना, 70 साल संघर्ष करना पड़ा। आज आपके तो 1966 में मिसेस गांधी बन गई थी प्रधानमंत्री। श्रीलंका में सिरमुख भंडार नायके, फिलीपींस में ये इमेल्डा, ये इसमें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो लोग, मतलब बांग्लादेश तो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं उस तरह से, वहाँ और अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है? हिलेरी क्लिंटन क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई? आप दुनिया को, UN को अपनी मुट्ठी में रख के दुनिया को ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ाते हैं। अपने आपने क्या किया? अबॉर्शन लॉ को 50 साल पुराना। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उसके अंडर करेंट कैथोलिक वो है, कैथोलिक उसमें नहीं, अबॉर्शन जायज नहीं है। आपको याद होगा कि ये अरुंधति रॉय, इनके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तलाक के लिए, उनकी मैरी रॉय उनकी माँ है। तो वो आप ये देखिए ना कैसे हम लौट रहे हैं और कैसे वायलेंस को धार्मिक जामा पहनाकर जस्टिफाई भी कर रहे हैं।
और सुप्रीम कोर्ट वहाँ का इस तरह का निर्णय दे रहा है। जो बाइडेन करते रहे आलोचना, उन्होंने आलोचना भी की, 30 उन्होंने सांसदों ने लिख के भी दिया। क्या होता है इससे? पलट तो नहीं देंगे। वहाँ पे औरतें वोट एंकर वालों वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में, जरूर। लंबे छोटपन में थे, नंदन के समानांतर पराग भी आती थी और दोनों पत्रिकाओं में बहुत बड़ा अंतर था। आप उस अंतर को किस तरह देखती थी? यह सिर्फ एक दो घरानों का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि दो तरह की पत्रिकाएं हैं, या कभी आपको ऐसा लगता था कि काश हमारी पत्रिका में कुछ पराग जैसा होता? ऐसा कुछ फील हुआ? आपको प्राचीन उसकी तरफ जाती थी। जी। हम प्राचीन कथा विशेषांक निकालते थे, सुपर हिट। बड़ी कथा विशेषांक निकालते थे, सुपर हिट होता था। कई बार तो 2-2, 3-3 बार उसे छापना पड़ता था। पराग में अगर आपने देखा हो तो रियलिस्टिक स्टोरीज वो सब चलती थी, और फिर बाद में देव सरे जी ने उसको संभाला था, तो प्रयाग जी भी उसके एडिटर थे। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि जब मैंने नंदन को संभाला तो मेरा भी सोच यही था। अगर आप भारती जी के जमाने के नंदन देखिए, और मेरा भी सोच यही था कि नई पीढ़ी के हिसाब से हमें चलना चाहिए, नए बच्चों की जरूरतों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मैंने पाया कि मैं असफल रही उसमें। जैसे ही हमने रियलिस्टिक कहानियां छापना, और कोई ऐसा विषय नहीं था जिसपे हमने विशेषांक, साइकिल पर हमने निकाला, पानी पर निकाला था, सेना पर निकाला था, फूलों पे निकाला था, हेरिटेज पे निकाला, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और उसकी वजह आज मैं सोचती हूँ, हैरी पॉटर क्यों सक्सेसफुल हुआ था? क्योंकि वहाँ के बच्चे तमाम गिनून, तमाम टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, रोबोटिक्स, ये वो उससे उठ चुके थे। उन्हें कुछ भूत प्रेत चमत्कार ये चीजें चाहिए थी। आज भी अगर आप देखिए तो विदेशों में भी श्री कृष्ण, काली, बाल गणेश, बाल हनुमान, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्यों? चमत्कार। बच्चों को कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चीजें बहुत चाहिए। तो ये अच्छा, गणेश जी का ये सूंड थी, हाथी जैसा चेहरा, कैसे? अब इसके बताइए साहब कैसे, है ना? इसी तरह बाल हनुमान जी को मुंह बंधक है, क्यों, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, फिर उसके जवाब। तो हम अनसक्सेसफुल रहे। हमने जैसे ही नंदन के ब्रांड को बदलने की कोशिश की, और आज वो मैगजीन बंद हो चुकी है। आपने बहुत अच्छी बातें कही। क्या सचमुच यह सिर्फ बच्चों की बदलती हुई जिज्ञासाओं का मामला है, या फिर इसके पीछे जो पूरी दुनिया में जो राजनीतिक चमत्कारिक कहानी भी कभी ये नहीं कहेगी कि तुम गरीब को सताओ, तुम जो तुमसे कमजोर है उसका वो करो, या कि तुम जानवरों को मार दो, या कि तुम पेड़ को उखाड़ दो, नहीं कहेंगे ना। आप चमत्कार के जरिए भी अच्छी चीज ऐसी हुई है, बहुत गलत है। और ये बच्चों की कहानियों में तो हरगिज नहीं होना चाहिए। और बहुत अफसोस है कि कार्टून चैनल्स ने इन बहुत सी चीज़ों को बहुत लेजिटिमाइज किया है, बहुत दिखाया। मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों के लिए खेल की जगहों में बहुत कमी आई है क्या? क्योंकि पटना में जितने खेल कूद के मैदान थे छोटे छोटे, सबको पार्क में तब्दील कर दिया गया। लोग वहाँ टहलने और टाइम पास करने जाते हैं, और बच्चों के खेलने की जगह समाप्त हो गई। ये विकास के नाम पर किया जा रहा है। पहले सोसाइटी, मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे इस विषय पे कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा पार्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे धूप का है, आपके सर्दी के दिनों में, आज गर्मी की कोई शाम बिताएं पेड़ पौधों में, खेलने दो बच्चों को। क्योंकि जो दिल्ली या पटना का तो मैं नहीं जानती हूँ, दिल्ली के स्कूलों में जगह बहुत कम है, वो मल्टी स्टोरीड है। हम लोग के बचपन में बड़े मैदान वाले स्कूल हुआ करते थे, जिसमें बच्चे फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट, और कुछ नहीं तो गुल्ली डंडा खेलते थे। प्रेमचंद ने वो कहानी कहीं से तो लिखी होगी। तो लेकिन इस बात के लिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों की खेलने की जगह की हमें कोई चिंता नहीं है। और बच्चों का खेलना सिर्फ उनका मनोरंजन ही नहीं है, उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, उनके हेल्थ के लिए भी जरूरी है, उनके मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। आपसे सहमत? विकास के नाम पे पार्क बना देना, अभी कोर्ट ने कहा था
2-2 चार्टर अभी पे कोर्ट वसूलती ने है किसी भी सरकार कहा, ताले लगा के। अभी कोर्ट ने कहा था 3-4 महीने पहले, मैं ये क्या मतलब है कि पार्क सजावटी वस्तु नहीं है ये, सरकार उससे पैसे कमा रही है, 2-2 क्यों चार्टर नहीं? पे वसूलती है। बच्चों की जरूरत है किसे? 10 रुपए। यूनिसेफ ने कहा था कि बच्चों की परवाह कोई भी सरकार बच्चों की परवाह इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो वोट नहीं देते हैं। उनको वोट राइट दे दीजिए, फिर देखिए पार्क की जगह क्या क्या झूले लग जाएंगे। और हमारे यहाँ कार्टून भी अब हिंदी में नहीं है, हमारे बच्चे पोकेमॉन देखते हैं और डब वर्जन्स देखते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक्स भी अगर आती हैं बच्चों के लिए तो वो इतनी इंसिपिड एंड इतने खराब पेजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया के पास पैसे हैं, उसके पास पुस्तकें तो बहुत अच्छे कागज पे छपती हैं, फोटो पेपर पे छपती हैं। हमारे समय में तो एनसीईआरटी की बुक्स भी एनसीईआरटी के अलग, नेशनल बुक ट्रस्ट अलग। नेशनल बुक ट्रस्ट पे तो बहुत अच्छे कागज पे छपते हैं। मैगजीन्स क्यों बंद कर दिया बच्चों के लिए? मतलब हमारे बच्चे हिंदी में हार्डली पढ़ते हैं। हमारे केंद्र में लोगों की आवाजें तेज हुई हैं, जब से औरतें बढ़ी हैं, वो शिक्षित हुई हैं, वो अपने अधिकारों को पहचानने लगी। हर पार्टी औरतों की बड़ी से एक चिंतक बनी हुई है, बहुत सारी बातें बनाते हैं, ये करेंगे। किसी मैनिफेस्टो में आपने पढ़ा कि बच्चों के लिए क्या करेंगे? कोई भी दल, वो चाहे वामपंथी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जनता दल, कोई भी दल, बताइए कि बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि बच्चे अपने सवाल खुद नहीं कर सकते हैं, वो अपने सवाल खुद नहीं उठा सकते। और कोई क्वेश्चंस? बच्चों के साहित्य के साथ भी ज़्यादा निकला और जैसा मैंने आपके बारे में अभी पढ़ा है, आप स्टोरी टेलिंग भी करती हैं या करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी छूटी नहीं है। और अभी भी आज की परिचर्चा में भी आपने बच्चों को केंद्र में रख के ही बात की, सबने सवाल भी पूछा आपसे, तो आपकी बातचीत से लगता है कि बच्चों को केंद्र में नहीं रखा जाता है और सरकार पार्टी सारी जो है वो सारे लोग अलग चीज़ों में काम करते हैं। कल को अगर राजनीति में आपको मौका मिलता है, नहीं, ये सवाल तो आप मुझसे पूछिए मत। राजनीति को तो मैं उससे भी छूना नहीं चाहूँगी। मैं आज आपको आश्चर्य होगा कि इटली दिनों से मैं किसी नेता के घर कभी नहीं मुझे मैं राजनेताओं से दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि राजनीति जो आप वो सुनते हैं ना, यूज एंड थ्रो, राजनीति से बेहतर इसे कोई नहीं आता, तो इसलिए नेताओं से तो दूरी ही होना चाहिए। आप अपनी लेखनी से समाज में बदलाव लाने का जो प्रयास कर रही है वही कर रही है। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, मेरी लेखनी से बदलाव हो जाएगा। आप ये कह सकती हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लेखक, मैं तो क्या चीज हूँ, बड़े बड़े लेखक हमारे हिंदी भाषा में ही हुए, लेकिन हम हिंदी समाज कैसे हैं कि उन्हें भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। धन्यवाद शमा जी, थैंक यू। मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल चाणक्य, और अब उषा जी से अनुरोध है कि वो हमारे अतिथि को सम्मान